हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। प्यारे दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम डेट आपकी आने वाली है। इस क्लास में हम लोग पेपर 1 के 10 साल के जो पीवाईक्यू हैं, ठीक है, 2023 से लेकर के 2014 तक, यानी कि 9 साल के पीवाईक्यू हम इसमें हल करने वाले हैं। पूरा पीवाईक्यू नहीं, सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न हम हल करेंगे, ठीक है। हर पेपर के जो 15 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं, तो पेपर वाइज हम लोग आज इस क्लास में एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2023 से 2014 तक सारे क्वेश्चन पेपर मिला करके 135 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है, क्योंकि 9 क्वेश्चन पेपर होंगे तो 9 का 135 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पहला पेपर है आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर के जो एमसीक्यूज हैं उनको हल करेंगे। 2023 के बाद में फिर नेक्स्ट हमारा आएगा 2023 के बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से 2022 के, फिर इसी तरीके से सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन हमने लगाए हुए हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न कहता है कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन हैं? कांट, प्लेटो, रूसो, अरस्तु। एमिल पुस्तक के जो लेखक हैं वह रूसो हैं डियर फ्रेंड। कौन है? रूसो हैं। और ये जो एमिल पुस्तक है, ये किताब शिक्षा यानी एजुकेशन का नेचर क्या है और इंसान का नेचर क्या है, कुल मिलाकर के शिक्षा की प्रकृति और इंसान की प्रकृति पर लिखी गई है एमिल, ठीक है। रूसो अपनी सभी जो भी उसकी किताबें लिखी गई हैं उसमें इस एमिल को सबसे सर्वोत्तम, सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखी गई है एमिल पुस्तक? रूसो के द्वारा लिखी गई है। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। कौन है जो आदर्शवादी नहीं है? देखिए, प्लेटो आदर्शवाद में आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर आदर्शवाद में आते हैं, महात्मा गांधी आदर्शवाद में आते हैं, मारिया मॉन्टेसरी जो है ये आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो यह जो कथन है वो जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। ये कहते हैं कि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन ही डेवलपमेंट है, और विकास करना, डेवलपमेंट करना, फिर उसमें ग्रोथ करना, यही तो जीवन है, यही तो शिक्षा है, ऐसा जॉन डीवी ने कहा है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। शिक्षा प्राप्त करने के लिए, देखिए, प्रव्रज्या कहो या इसको पबजा कहो, ठीक है, पबजा भी कहते हैं इसको, पबजा संस्कार या पबज्जा संस्कार भी इसको कहते हैं, कई सारे नाम हैं, प्रव्रज्या भी कहते हैं। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता था। पबजा संस्कार भाई कब होता था? पबजा संस्कार बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में होता था। किस शिक्षा प्रणाली में? बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में पबजा संस्कार होता था। देखिए, ये जो संस्कार हैं, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, पबजा संस्कार, उपसंपदा संस्कार, इन संस्कारों को लेकर के जो बालक है, यानी कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा संस्कार कब हुआ था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब जैसे मैं यहाँ से बात करूँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति को लेकर के, गुरुकुल शिक्षा पद्धति कहाँ पे चलती थी? तो जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है ये आपकी वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति है, ठीक है। वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्रचलन में थी, और गुरुकुल में क्या होता था कि यहाँ पे आपका विद्यारंभ संस्कार होता था। कौन सा? विद्यारंभ संस्कार होता था। और वैदिक काल में आपका उपनयन संस्कार होता था, आपका समावर्तन संस्कार होता था, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके वैदिक काल के। बौद्ध काल में पबजा संस्कार होता था। मुगल कालीन कहो या मुस्लिम कालीन शिक्षा कहो, इसमें बिस्मिल्लाह नामक रस्म अदा कराई जाती थी, बिस्मिल्लाह नामक संस्कार होता था, ठीक है। तो ये सारे देखिए, तो यहाँ पे अब आप ध्यान रखिएगा, गुरुकुल हो, गुरुकुल पूछ ले या वैदिक कालीन पूछ ले, एक ही बात है, क्योंकि वैदिक काल में ही तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलन में थी। तो आपको ध्यान रखना है विद्यारंभ, उपनयन और समावर्तन, तीन संस्कार वैदिक काल में थे, ठीक है। बौद्ध काल में पबजा था, मुगल काल में आपका क्या कहते हैं इसको, बिस्मिल्लाह नामक रस्म होती थी, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। अपराध विद्या के अंतर्गत क्या नहीं पढ़ाया जाता था? नीति शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता था। बाकी इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, अर्थशास्त्र तो पढ़ाए जाते थे, लेकिन नीति शास्त्र इसमें नहीं पढ़ाया जाता था। क्वेश्चन कहता है वर्धा में
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ये आपको पता है 1937 में आयोजित हुआ था। ठीक है, वर्धा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा योजना आपने जाना जो है पढ़ा होगा, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी 1937 में। ठीक है, 1937 इज द राइट वन ओवर हियर। मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे, मुगल काल में या जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी, इस्लामिक शिक्षा जो थी, उसमें उच्च शिक्षा के केंद्र थे मदरसे। ठीक है, बाकी मकतब, दरगाहें, खानकाहें, ये सभी प्रारंभिक शिक्षा के ही केंद्र हुआ करते थे। किसके केंद्र हुआ करते थे? प्रारंभिक शिक्षा के ही केंद्र हुआ करते थे। ठीक है, मदरसे जो थे ये उच्च शिक्षा के केंद्र थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा गिज्जू भाई बधेका की थी। किसकी थी? गिज्जू भाई बधेका की थी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न 2023 में पूछे गए थे। कहता है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। युग धर्म कहा जाता है, युग धर्म किसे कहा जाता है? तो देखिए परिवर्तनमान मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को, इन दोनों को ही युग धर्म कहा जाता है। क्या हो जाएगा? इन दोनों को ही युग धर्म कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? गिज्जू भाई बधेका हैं इसके, और गिज्जू भाई बधेका ने टोटल शायद 14 किताबें लिखी हैं, जिसमें दीवा स्वप्न जो है पहले नंबर पे है। तो दीवा स्वप्न जो है गिज्जू भाई बधेका की किताब है। किनकी है? गिज्जू भाई बधेका की किताब है, और ये 1932 में लिखी गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, कब लिखी गई थी? 1932 में लिखी गई थी। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? राजभाषा का दर्जा मिला है हिंदी को। किसको मिला है? हिंदी को मिला है। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, देखिए पत्राचार शिक्षा हो, दूरस्थ शिक्षा हो, स्वतंत्र शिक्षा हो, और इन सभी को हम क्या कहते हैं? ये सभी दूरस्थ शिक्षा के नाम से जानी जाने वाली शिक्षा है। दूरस्थ शिक्षा में समय की पाबंदी नहीं होती है ना, समय का कोई महत्व नहीं होता, स्थान का कोई महत्व नहीं होता, जब मर्जी जहाँ चाहो वहाँ बैठ के पढ़ना शुरू कर दो। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जो यांत्रिक उपकरण है या जैसे जो मल्टीमीडिया माध्यम है, इसके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा चलती है। ये उपयुक्त शिक्षा हो गई, दूरस्थ शिक्षा हो गई। ठीक है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह जॉन एडम्स का स्टेटमेंट है। किसका है? जॉन एडम्स का स्टेटमेंट है। इन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया में सिर्फ शिक्षक और बालक को ही महत्व दिया है, शिक्षक और बालक को ही महत्व दिया है, तीसरी किसी चीज़ को ये इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर आगे चल करके जॉन डीवी ने जॉन एडम्स के द्वारा दी गई द्विमुखी प्रक्रिया का खंडन करके जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें इन्होंने शिक्षक, बालक और जो है कि सिलेबस या पाठ्यक्रम या किताबों को भी महत्व दिया था। तो यहाँ पे द्विमुखी प्रक्रिया को ध्यान रखिएगा एडम्स ने। ठीक है, द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा? एडम्स ने। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है, यह अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है। आप सभी को पता होगा, खूब अच्छे से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब आगे हम शुरू कर, अब ये 2023 के जो प्रश्न थे एमसीक्यूज वो सारे खत्म हो गए। अब 2022 के जो क्वेश्चंस हैं आइए इनको पढ़ते हैं। कि देखिएगा 2022 के क्वेश्चंस, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अभी ऊपर क्वेश्चन क्या था? द्विमुखी। द्विमुखी कहा था जॉन एडम्स ने। ठीक है, एडम्स ने द्विमुखी कहा था। त्रिमुखी किसने कहा है? जॉन डीवी ने। किसने? जॉन डीवी ने। इन्होंने किसको किसको इंक्लूड किया है? बालक को, शिक्षक को और पाठ्यक्रम को। ठीक है, ये कहते हैं कि शिक्षा में 3 ध्रुव होते हैं या शिक्षा के 3 आधार होते हैं, जिस पर शिक्षा की बुनियाद जो होते हैं वो बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम 3 होते हैं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वहाँ राइट हो जाएगा। द्विमुखी पूछ ले तब आप एडम्स के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि हर तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए। चारित्रिक विकास हो तो उसमें हम आ जाएंगे सर्वांगीण में आ जाएंगे। फिर किस में आ जाएंगे? जब हर तरीके का विकास हो तो फिर सर्वांगीण विकास। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बालक का हर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ये सर्वांगीण विकास आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि के जनक आप सभी ने खूब पढ़ा होगा, सुकरात हैं। कौन है? प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक है वो सुकरात हैं। अगला प्रश्न लीजिए, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। कहता है शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है।
कौन सी चीज़ है जो शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है? वो है शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली युक्तियाँ। आप कौन सी टेक्निक से जो है पढ़ा रहे हो, आप किस प्रकार के टीचिंग मेथड्स का यूज़ करके पढ़ा रहे हो, ठीक है, ये शिक्षण को और ज़्यादा रोचक और प्रभावशाली बना देती है। क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग टीचिंग मेथड होता है जिसके माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं। तो टीचिंग मेथड्स जो होते हैं वो शिक्षण को और ज़्यादा इंटरेस्टेड और इफेक्टिव बना देते हैं, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में मज़ा भी आता है। बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? देखिए, बुनियादी शिक्षा जो है ये महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा के भैया और भी नाम हैं, कौन कौन से नाम है सर? बुनियादी शिक्षा को हम बेसिक शिक्षा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बेसिक शिक्षा भी कहते हैं बुनियादी शिक्षा को। और क्या कहते हैं सर? वर्धा योजना भी कहते हैं, वर्धा शिक्षा योजना भी कहते हैं इसको, ठीक है। और क्या कहते हैं सर? इसको हम नई तालीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नई तालीम भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसको बुनियादी तालीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुनियादी तालीम भी इसको कहा जाता है। और यही सब इसके नाम है। बेसिक शिक्षा हो गया, बुनियादी शिक्षा हो गया, वर्धा शिक्षा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम, ये सारे नाम हैं इसी के, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी 1937 में। ओके, प्रश्न क्लियर हुआ? वेरी गुड। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी शायद हमने 2023 में भी पढ़ा था। सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू मोस्टली रिपीट होते हैं। पाठशाला को एक बाग, शिशु को एक पौधा और टीचर को उसका माली कहा है। यानी कि फ्रोबेल ने कहा है कि जो पाठशाला है, जो आपका विद्यालय है, वो एक बाग है, वो एक बगीचा है, और उस बगीचे में जो बालक है वो फलने फूलने वाला एक पौधा है, और उस पौधे की देख रेख, उसको बड़ा करने के लिए लगातार उसमें समय समय पर कौन सी चीज़ देनी है, जिस तरीके से एक माली पौधे को जो है कि बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा करता है, ठीक उसी तरह एक शिक्षक उस माली की तरह उस पौधे को पोषित करता है, उसको जीवन के लिए तैयार करता है। तो शिक्षक का जो यहाँ रोल है वो एक माली का है, ठीक है। ऐसी बात फ्रोबेल ने कही है। किसने कहा है? फ्रोबेल का ये स्टेटमेंट है। हम आगे बढ़ जाएंगे। दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? अभी पीछे भी क्वेश्चन शायद ये आया था। दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के जो रचनाकार हैं गिज्जू भाई बधेका की किताब है। ये किसकी किताब है? गिज्जू भाई बधेका की किताब है। घर पर दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। शिक्षा को लेकर के हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें हमने औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक हर तरीके से शिक्षा को समझाया है। ये अनौपचारिक शिक्षा होती है। और जो विद्यालय में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, विद्यालय में वो औपचारिक शिक्षा होती है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा में समय, स्थान, सब कुछ, सिलेबस, सब कुछ निश्चित होता है। अनौपचारिक शिक्षा तो हम कहीं भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में ले लेते हैं। आपका घर परिवार में मिलने वाली शिक्षा, हम शादी पार्टी में जाते हैं, वहाँ मिलने वाली शिक्षा, अपने दोस्तों के साथ सीख रहे हैं, मीटिंग में सीख रहे हैं, खेल कूद में सीख रहे हैं, वो सारी अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा, इसमें भी समय स्थान का कोई महत्व नहीं होता, कभी भी हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पे घर पर जो शिक्षा दी जा रही है वो अनौपचारिक होगी, विद्यालय में जो दी जा रही है वह औपचारिक होगी, ठीक है। एक और इसमें पूछ लेगा आपसे, औपचारिक शिक्षा जो होती है इसको संकुचित शिक्षा कहा गया है। इसको संकुचित शिक्षा कहा गया है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन भर चलती है, इसको व्यापक शिक्षा भी कहा गया है, ठीक है। क्योंकि हम जीवन भर विद्यालय तो जाते नहीं हैं, लेकिन हाँ बाकी पूरी लाइफ हम लोग सीखते रहते हैं, वो अनौपचारिक हो जाएगी। प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है, लेकिन मनुष्य के हाथों खराब हो जाती है, किसका कथन है? ऐसा स्टेटमेंट रूसो का है। रूसो ने कहा कि कोई वस्तु जो प्राकृतिक है वो सुंदर है, लेकिन मनुष्य का हाथ लगते ही वो खराब हो जाती है, ऐसा रूसो ने कहा है। प्रोजेक्ट विधि किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? प्रोजेक्ट या प्रयोजन विधि, ये प्रयोजनवाद की है। किसकी है? प्रयोजनवाद की है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। और प्रयोजन विधि जो है, आपको बताते चलें, प्रयोजन विधि जो प्रवर्तक है वो जॉन डीवी है। कौन है? जॉन डीवी नहीं है, जॉन डीवी के शिष्य WH किलपैट्रिक हैं, सॉरी WH किलपैट्रिक, ठीक है, ये हैं, ओके। WH किलपैट्रिक कौन है? जॉन डीवी के शिष्य हैं, ओके, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड आपने सुना होगा, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? WH किलपैट्रिक ने दिया। WH किलपैट्रिक कौन थे? जॉन डीवी के शिष्य थे।
अगला प्रश्न, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? मूल प्रवृत्ति जो सिद्धांत है यह प्रकृतिवाद पर आधारित है। प्रकृतिवादियों ने कहा मूल प्रवृत्तियां शिक्षा का आधार हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। मूल्य यानी कि वैल्यूज हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? ये हमारे व्यवहार को दर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? देखिए, मकतब जो शब्द है यह प्राथमिक शिक्षा स्तर की शिक्षा से संबंधित है। प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा थी वो मकतबों में दी जाती थी। यह जो है मुस्लिम कालीन शिक्षा, ठीक है, मुस्लिम शिक्षा में क्या था, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, जो प्राथमिक शिक्षा थी वो मकतबों में दी जाती थी, और जो उच्च स्तर की शिक्षा थी वह मदरसों में दी जाती थी। उस समय के जो मदरसे हुआ करते थे वो आजकल के डिग्री कॉलेज के समान हुआ करते थे, ठीक है। और बस इतना क्लियर है इसमें। आगे बढ़ने, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान है उद्देश्य निर्धारण में। यहाँ पे उद्देश्य होगा, क्या हो जाएगा? उद्देश्य निर्धारण में हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें कि उद्देश्य क्या है सर, किस प्रकार के उद्देश्य में, तो देखिए उद्देश्य में जैसे आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को ऊंचा उठाना है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य संस्कृत में वृद्धि करना है, हेरिटेज में ग्रोथ करना है, संस्कृत का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करना है। तीसरा उद्देश्य आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति है। तो इस तरीके से आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वह उद्देश्य निर्धारण में है, ठीक है। ये प्रश्न और भी कई साल में पूछा गया है, अभी आगे भी शायद हमको ये मिलेगा। तो यहाँ तक हमने 2023 के क्वेश्चंस को कर लिया, हमने 2022 के क्वेश्चंस को कर लिया, सॉरी। अब यहाँ से 2020 के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। देखिए, चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी ये जो विचार हैं वो किसके हैं? यह विचार स्वामी विवेकानंद जी के हैं। किसके विचार हैं? स्वामी विवेकानंद जी के ये विचार हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोग संगठन यूनेस्को है। क्या है? जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोग संगठन यूनेस्को है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। दिवा स्वप्न के लेखक गिज्जू भाई बधेका हैं, आपने पहले भी पढ़ा है, ये प्रश्न कई बार रिपीट है। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। देखिए, पाली भाषा शिक्षा का जो माध्यम है बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी, ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा का माध्यम पूछे तो संस्कृत बता दीजिएगा। क्या बता देंगे सर? संस्कृत, ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी सर? पाली भाषा थी, ठीक है। और फिर चाहे मुस्लिम कालीन पूछे या मध्यकालीन पूछे, एक ही बात है। यहाँ पे मुस्लिम कालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? फारसी थी, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कौन सी पूछ रहा है, मुस्लिम पूछे या मध्यकालीन, ये एक ही बात है, फारसी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मुदालियर आयोग किससे संबंधित है भाई? मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा की बात करता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है जो अंदर की शक्तियों को बाहर ला करके प्रकट करती है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा रूसो ने कहा है, ऐसा रूसो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता मैकाले को माना जाता है। किसको माना जाता है? मैकाले को माना जाता है, जिसने हमारे भारतीय साहित्य का बड़ा मजाक उड़ाया था, ठीक है। किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? देखिए, किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा। क्या होता है? बच्चों का बगीचा, ठीक है। किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा। बच्चों के बगीचों को क्या कहेंगे हम? बाल उद्यान कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? बाल उद्यान। ऑप्शन सी राइट हो गया। अगला प्रश्न, गिज्जू भाई शिक्षा को मानते थे। गिज्जू भाई जो हैं यह शिक्षा को बाल केंद्रित मानते थे। बाल केंद्रित का मतलब होता है कि बच्चे के अकॉर्डिंग जो है, बच्चे की रुचि क्षमता योग्यता के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाए। अगला प्रश्न कहता है, महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? महिला समाख्या योजना जो है वह 1989 से लागू हुई थी। 1989 से महिला समाख्या योजना शुरू हुई।
ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तृप्ति कर सके। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तृप्ति कर सके। यह कथन किसका है? अर्बन का है। किसका है? अर्बन का स्टेटमेंट है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन कौन सा है? यहाँ पे संसाधन होगा। ठीक है, क्या लिखा है? स्वच्छ ऊर्जा संसाधन कौन सा होगा? तो स्वच्छ ऊर्जा संसाधन हमारा सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ये स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? आप सभी को पता है, वह है अनुच्छेद 21 का। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 का। ऑप्शन ए इज द राइट वन। अगला प्रश्न, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्मा की अनुभूति, जिसको हम इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, आत्मा की अनुभूति, यही सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, ये आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रकृतिवाद जो है वह मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। मुक्त्यात्मक का मतलब होता है हस्तक्षेप रहित। हस्तक्षेप रहित यानी कि जिसमें हम किसी को हस्तक्षेप ना करें, इस प्रकार का अनुशासन, यानी कि स्व अनुशासन। इसको इन्होंने स्व अनुशासन भी कहा है। स्व अनुशासन भी कहा है। अनुशासन के संबंध में प्रकृतिवादियों का सिद्धांत है कि प्राकृतिक परिणामों के द्वारा अनुशासन होना चाहिए। डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। प्रकृतिवादी जो हैं ये मानते हैं कि प्रकृति के नियमों को तोड़ने पर बालकों को प्रकृति स्वयं दंड देगी। हम क्यों उसमें इंटरफेयर करें? वो कहते हैं कि बालकों को स्वयं प्रकृति दंड देगी। वो इस बात में विश्वास करते हैं कि प्रकृति के नियम का उल्लंघन करने पर प्रकृति बालक को स्वयं दंडित करती है। प्रकृति बालक को स्वयं पनिशमेंट देती है। रूसो के विचार में बालक को कभी दंड नहीं मिलना चाहिए, कभी दंड नहीं देना चाहिए। रूसो कहते हैं कि जैसे बालक शैतानी कर रहा है तो उसको तुम दंड मत दो, आप दंड मत दीजिए। वो जो शैतानी कर रहा है उसमें थोड़ी देर बाद उसको खुद ही पनिशमेंट मिल जाएगा। जैसे बच्चा को कोई शैतानी कर रहा है, मान लीजिए हम कहेंगे अरे हटो हटो नहीं तुम्हारी चोट लग जाएगी, तो इनका कहने का मतलब है कि तुम ये मत कहो कि हटो तुम्हारी चोट लग जाएगी। जब उसके चोट लग जाएगी वो खुद सीख जाएगा और फिर दोबारा वो काम नहीं करेगा। तुम अगर उसको एक बार हटा लोगे फिर वहीं जाएगा, दूसरी बार हटा लोगे फिर वहीं जाएगा, फिर शैतानी करेगा। तो एक बार अगर चोट लग जाएगी तो दोबारा उस चीज़ के पास कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इनका कहना है प्रकृतिवादों का, यानी कि जो दंड दिया जाए वो हस्तक्षेप रहित होना चाहिए। हम हस्तक्षेप ना करें, उन्हें स्वयं दंड मिल जाएगा। ये होता है मुक्त्यात्मक। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस क्लियर हुए। अब 2019 के PYQs हम सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं 2019 पे, देखिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है, कहता है शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति है। यह विचार किसका है? यह विचार रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। किसका स्टेटमेंट है ये? रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्टेटमेंट है। अगला लीजिए सेंटेंस, कहता है गिज्जू भाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? गिज्जू भाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो वह हो जाएगी आपकी प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। पीछे भी ये प्रश्न पूछा गया है। क्या हो जाएगा? प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। अच्छा, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? दास कैपिटल जो किस पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की है। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ लेगा, कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, और दूसरा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ये नेहरू जी की पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी किताब है? ये महात्मा गांधी जी की किताब है। ठीक है, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा तो गिज्जू भाई की हो ही गई। तो अब ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल नामक जो पुस्तक है किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी किताब है? गांधी जी की है। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा किसकी किताब है? गिज्जू भाई बधेका जी की है। अगला प्रश्न लीजिए, पाठशाला को बाग, शिक्षा को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? तो यहाँ पे शिक्षक को माली, शिक्षा को पौधा नहीं, यहाँ पे बालक को पौधा कहा है। ठीक है, शिक्षार्थी को पौधा कहा है, फ्रॉबेल ने कहा यह बात। ठीक है, ये क्वेश्चन ही इन्होंने गलत लिखा है। पाठशाला को बाग, शिक्षार्थी को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा है? फ्रॉबेल ने कहा है। ऑप्शन यहाँ पे
ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, अभी हमने पीछे बताया था, यही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। इसमें शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है कि बालक का हर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, मानसिक भी हो, शारीरिक भी हो, सामाजिक भी हो, सब तरीके का होना चाहिए। तो फिर हम सर्वांगीण विकास के साथ में चले जाएंगे। ऑप्शन सी द राइट वन ओवर हेयर। शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है, दंड देकर कभी नहीं। सिर्फ कुछ पुस्तकों को पढ़ा करके क्या हम राष्ट्रीय सद्भावना का विकास कर सकते हैं? नो, नेवर। समझा करके नहीं, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। ठीक है, शिक्षकों द्वारा स्वयं अगर इसका अमल किया जाए तो बच्चों में राष्ट्रीय सद्भावना आ जाएगी। जब टीचर खुद उस प्रकार की भावना रखेगा तो बालकों के अंदर भी वो भावना आ जाएगी, क्योंकि बालक अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, उनका अनुसरण करते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके आचार विचारों को अपनाना चाहते हैं। इसलिए जिस प्रकार के आपके आचार विचार भाव टीचर के होंगे, शिक्षक के होंगे, बालक भी उसको अपना लेगा। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। ये किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 45 में किया गया है। महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो महात्मा गांधी जी के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में इन्होंने हस्तकला विषय को बहुत इम्पॉर्टेंट माना है। हस्तकला जो विषय है इसको बहुत महत्व दिया है इन्होंने। गांधी जी ने अपनी शिक्षा योजना में कृषि, कताई, बुनाई, गत्ते का काम, लकड़ी हो गई, धातु का काम, इन सबको इंक्लूड किया है। इस प्रकार गांधी जी की जो शिक्षा है वह उद्योग केंद्रित शिक्षा थी। कैसी शिक्षा थी? उद्योग केंद्रित शिक्षा थी। गांधी जी चाहते थे कि बालक जो है वो अपनी शिक्षा समाप्त करके इस योग्य हो जाए कि वो अपनी जीविका स्वयं कमा सके, अपनी 2 रोटी का जुगाड़ खुद कर सके। यहाँ पे बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि बालक हाथों से चीज़ों को बना करके सीखें भी, उनकी स्किल भी डेवलपमेंट हो, प्लस उससे उनका खर्च भी निकल जाए, विद्यालय का भी खर्च निकल जाए। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, ठीक है, स्वावलंबी बनाए। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है। प्रयोजनवादी शिक्षा जो है वह अनुभव केंद्रित होती है। डियर फ्रेंड, कैसी होती है? अनुभव केंद्रित होती है। शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? निस्यंदन सिद्धांत देने वाले हैं आपके मैकाले। ठीक है, इसे अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत भी कहा जाता है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें इन्होंने ये कहा था इस सिद्धांत में कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको शिक्षित कर दो, जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो उनको फॉलो करके जो है उनके नीचे के जो लोग हैं वो अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। ये कह रहे थे, इनका कहने का मतलब ये था कि ऊपर के लोगों को शिक्षित कर दो तो शिक्षा छन छन करके नीचे आएगी, और जो है जो निम्न लोग हैं वो अपने आप ही शिक्षित हो जाएंगे, ऐसा इनका कहना था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है, क्योंकि ये हमारी व्यापक शिक्षा होती है जो जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, जीवन पर्यंत ऐसी शिक्षा हम अपने घर परिवार, समाज, है ना, और अपने हर जगह से प्राप्त करते रहते हैं। और समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय, इन सब की जरूरत होती है औपचारिक शिक्षा में। किसमें? औपचारिक शिक्षा में। अगला प्रश्न लीजिए, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। यह विचार किसका है? यह विचार फ्रोबेल का है। किसका स्टेटमेंट है? फ्रोबेल का है। अगला प्रश्न, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था। नालंदा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? ऐसा सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। किसने? कोठारी योजना कहो या कोठारी आयोग कहो। जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? जॉन डीवी द्वारा जो लिखित पुस्तक है वह डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है। द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? द रिपब्लिक जो पुस्तक है वो प्लेटो की किताब है। किसकी है? प्लेटो की है। दास कैपिटल किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। दास कैपिटल किसकी किताब है? कार्ल मार्क्स की किताब है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसकी है? जॉन डीवी की है।
ओके, इतनी बात क्लियर होती है। अब हम आते हैं 2018 पे, ठीक है। 2023 हमने हल कर लिया, 2022 के एमसीक्यूज हल कर लिए, 2020 के एमसीक्यूज हल कर लिए, 2019 के एमसीक्यूज हल कर लिए। अब हम 2018 के एमसीक्यूज की बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न कहता है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? अभी हमने पीछे बताया था, यह कथन जॉन डीवी का है। एडम्स ने द्विध्रुवीय बताया है। ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह राइट हो जाएगा, जॉन डीवी। अगला प्रश्न लीजिए, फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित जो शिक्षण पद्धति है वह कौन सी है? किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन जो शिक्षण पद्धति है वो फ्रोबेल के द्वारा प्रतिपादित है। ओके, अगला प्रश्न लीजिए, कहता है जनसंचार का यांत्रिक साधन कौन सा है? टेलीविज़न भी है, टेप रिकॉर्डर भी है, कंप्यूटर, ये सभी जनसंचार के यांत्रिक साधन हैं। इसलिए ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। बड़े आप जो क्वेश्चंस मोस्टली मिल रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो अब जो आप 2024 में जो परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें भी जो बच्चा ये वाली क्लास कंप्लीट कर लेगा, जिसमें हमने 2023 से 2014 तक जो क्वेश्चंस कराएंगे, पूरा पेपर यहीं से मिलेगा। मुझे लगता है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूढ़िवादिता और निरक्षरता गंभीर समस्या है। ये बालिकाओं के लिए गंभीर समस्या है, क्योंकि आज भी समाज में ये चीज़ व्याप्त है कि जो लड़कियां हैं वो घर का कामकाज ही करेंगी, बाहर का कामकाज या पढ़ाई लिखाई लड़कों का ही काम है। आज भी समाज में ये चीज़ व्याप्त है, आज भी लड़कियां चूल्हा चौका बर्तन ही घर में कर रही हैं। तो ये बालिकाओं के लिए बड़ी समस्या है, इसलिए लड़कियाँ आज भी गाँव में निरक्षर मिल जाएंगी, बिल्कुल अनपढ़ लड़कियाँ आज भी मिल जाएंगी। परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता, ये सब किसके उदाहरण है प्यारे दोस्तों? ये सब मानव मूल्य के उदाहरण है। ये मानव मूल्य हैं, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय क्या है? वैदिक साहित्य की बात हो रही है, यहाँ पे शिक्षा शब्द का आशय क्या है? विद्या, ज्ञान, बोध, विनय, ये सब शिक्षा शब्द के ही मतलब हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लीजिएगा, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण गलत लिखा है यहाँ पे, क्या होना चाहिए? निर्वाण की प्राप्ति, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति ही बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। अगला प्रश्न लीजिए, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? देखिए, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता की बात करें तो एक तो ये जो प्रयोजनवाद है, प्रयोजनवाद ये विचारधारा अमेरिकन मानी जाती है। कौन सी, कैसी मानी जाती है? ये अमेरिकन विचारधारा मानी जाती है। इसका जन्मदाता अमेरिका के चार्ल्स पियर्स को माना जाता है। किसको माना जाता है सर? जन्मदाता माना जाता है चार्ल्स पियर्स को माना जाता है। ठीक है, और इसके उपरांत इस क्षेत्र में विलियम जेम्स ने भी काम किया। फिर उसके बाद जॉन डीवी ने भी काम किया है इस क्षेत्र में। किसमें? जॉन डीवी ने भी काम किया है। ठीक है, इस क्षेत्र में सबसे अधिक काम किया है। तो इस तरीके से तीनों जो हैं वो प्रयोजनवाद के अहम व्यक्ति हैं। लेकिन अब ना तो इस ऑप्शन में कहीं पे चार्ल्स पियर्स हैं, ना तो ऑप्शन में कहीं पे जॉन डीवी हैं। जो तीसरे व्यक्ति हैं विलियम जेम्स, उसी को हम यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर चार्ल्स पियर्स होते तो हम चार्ल्स पियर्स को टिक कर देते, क्योंकि माना इनको ही जाता है जन्मदाता। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा विलियम जेम्स के साथ में चला जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे? सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। किसका स्टेटमेंट है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्टेटमेंट है। गिज्जू भाई बधेका ने बालकों की संज्ञा दी थी। गिज्जू भाई बधेका ने बालकों की संज्ञा बाल देवो भव कह करके बालकों को संज्ञा दी थी। क्या कहा था? बाल देवो भव। गिज्जू भाई बधेका ने कहा था बालकों को। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीन भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है। किसने विभाजित किया है? मॉन्टेसरी ने विभाजित किया है। किसने? मॉन्टेसरी ने विभाजित किया है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से चेंज हो करके क्वेश्चन आता रहता है बार बार मॉन्टेसरी से और उनकी ये शिक्षण पद्धति से, इसलिए थोड़ा यहाँ पे समझाना चाहूँगा आपको। देखिए, पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, जिसको मोटर एजुकेशन इंग्लिश में कहते हैं। जो कर्मेंद्रियाँ हैं
इस प्रणाली में सबसे पहले बालकों की कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, उनकी मोटर स्किल्स पे काम किया जाता है, जैसे बच्चा उठना बैठना, घूमना दौड़ना, कपड़े पहनना, अपने कपड़ों के बटन खोलना, अपनी वस्तुएं स्थान रखना, इन सब चीज़ों पे काम किया जाता है, क्योंकि इस काम को करने में बालकों को मज़ा भी आता है और इससे जो उनकी कर्मेंद्रियाँ हैं वो ट्रेंड भी हो जाती हैं। इससे बालक अपने शरीर का संतुलन भी सीख जाता है। ऐसा मॉन्टेसरी जी का स्टेटमेंट इसमें दिया गया है। अब दूसरी बात आती है ज्ञानेंद्रियों की। ज्ञानेंद्रिया, सेंसरी एजुकेशन इसको कहा गया है। मॉन्टेसरी इंद्रिय अनुभव ही बालक की शिक्षा का मुख्य आधार मानती हैं। जो मॉन्टेसरी जी हैं ये क्या मानती हैं? इंद्रिय अनुभव ही बालक की शिक्षा का मुख्य आधार मानती हैं और वो कहती हैं कि बालक को अधिक से अधिक इंद्रिय अनुभव कराए जाने चाहिए। ठीक है, और उन्होंने कहा कि शिक्षण विधि में इंद्रियों की शिक्षा का निश्चित रूप से अधिकतम महत्व भी होना चाहिए। पढ़ने लिखने की शिक्षा की अगर बात करें, पढ़ने लिखने और गणित की शिक्षा जो है, मॉन्टेसरी पढ़ने की अपेक्षा लिखने पर अधिक फोकस करती हैं, लिखने पर अधिक बल देती हैं और लिखने को ये अधिक सरल भी मानती हैं। ये कहते हैं कि बालक को पढ़ना तब सिखाया जाना चाहिए जब उसको भली भांति लिखना आ जाए। तो ये इनकी शिक्षण पद्धति है जो हमने आपको समझाया। ऑप्शन ए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट हो जाता है। और हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? ये आपका 2009 में पारित हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोका जाए। अगला प्रश्न, वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? वुड का घोषणा पत्र 1854 में प्रकाशित हुआ था। आपको पता होगा यदि आपने पढ़ा होगा तो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह लागू हुआ था आपका 1986 में। पूरी डेट याद रखिए, 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने 2018 का भी क्वेश्चन पेपर हल कर लिया एमसीक्यूज का। अब 2017 के क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। आइए देखिएगा, 2017 का क्वेश्चन पेपर है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? अगर हम यहाँ पे बात करें आदर्शवाद की, तो आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो किस क्षेत्र में है? तो ये उद्देश्य निर्धारण में है। किस में है? उद्देश्य निर्धारण में है। जैसे आदर्शवाद के अकॉर्डिंग हमने अभी पहले ही बताया था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ऊंचा उठाना है, दूसरा प्रमुख उद्देश्य संस्कृत में वृद्धि करना है, तीसरा उद्देश्य आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति होनी चाहिए। तो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान उद्देश्य निर्धारण में है। क्वेश्चन रिपीट हुआ, देखिए अगला प्रश्न, राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई थी? राममूर्ति समिति जो है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह राइट हो गया। अगला प्रश्न, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी, किससे संबंधित थी? तो ये उच्च शिक्षा से संबंधित थी। राधा कृष्णन आयोग जो है वह उच्च शिक्षा से संबंधित था। वुड का जो आज्ञा पत्र है या वुड का जो घोषणा पत्र है ये कब प्रकाशित हुआ? अभी हमने जस्ट आपको पीछे बताया था 19 जुलाई 1854 को। ठीक है, 1854 को वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था। निस्यंदन सिद्धांत, जिसमें यह कहा गया कि ऊपर से शिक्षा छन छन करके नीचे आएगी, ये सिद्धांत मैकाले ने दिया था, जिसमें कहा कि ऊपर के लोगों को, उच्च लोगों को जो है शिक्षित कर दो, निम्न जाति के लोग, निम्न वर्ग के लोग अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। मैकाले ने अपना जो प्रतिवेदन है वो कब प्रस्तुत किया था? मैकाले ने अपना प्रतिवेदन 1835 में प्रस्तुत किया। डियर फ्रेंड, कब प्रस्तुत किया? 1835 में प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिलेगा। प्रश्न कहता है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। क्या था? उपनयन संस्कार। उपसंपदा संस्कार किसका था सर? उपसंपदा जो संस्कार है ये बौद्ध शिक्षा का था। ठीक है, ये किसका था? ये बौद्ध शिक्षा का था। पब्जा संस्कार ये भी बौद्ध शिक्षा का था। बिस्मिल्लाह संस्कार ये आपका इस्लामिक शिक्षा का था, यानी जो मुस्लिम शिक्षा थी उसमें बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। बौद्ध काल में या बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत उपसंपदा संस्कार तथा पब्जा संस्कार आते थे। और वैदिक शिक्षा में उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, ये सब वैदिक शिक्षा में आते थे। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है।
प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है? प्रारंभिक शिक्षा आपकी बाल्यावस्था से शुरू होती है। बाल्यावस्था आपकी 6 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। 5 वर्ष तक बालक को शैशवावस्था में माना जाता है जनरली। बाकी तो अपना अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बात कही है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? अरस्तू ने ऐसा कहा है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण यही शिक्षा है, ऐसा अरस्तू कहते हैं। ठीक है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास करना। क्या होता है? सर्वांगीण विकास करना। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है वह रूसो का है। किसका है? रूसो का है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। मदरसों में शिक्षा का माध्यम, अभी हमने पीछे आपको बताया था, मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी। यानी कि इस्लामिक अगर पूछ ले कि मध्यकाल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, तो वो फारसी भाषा थी। वैदिक काल में संस्कृत थी, वैदिक में संस्कृत थी। ठीक है, ओके। और बौद्ध में पूछ ले तो पाली भाषा थी। अगला प्रश्न कहता है वैदिक कालीन जो शिक्षा है वह वेदों से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? वेदों से संबंधित थी। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं कौन? फ्रोबेल जो हैं ये किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। पौंडीचेरी में किस शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? तो पौंडीचेरी में श्री अरविंद घोष ने इस शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन डी जो है वह राइट हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 2016 के क्वेश्चंस को, 2016 के एमसीक्यूज को हल करेंगे। देखिएगा, प्रश्न कहता है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। ठीक है, ऑप्शन क्लियर। मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड ही मिलेंगे। अगला प्रश्न दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। मुक्त अधिगम, ये तो आपकी दूरस्थ शिक्षा ही है क्योंकि इसमें अधिगम मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। बाहरी अध्ययन ये भी दूरस्थ शिक्षा का ही नाम है। पत्राचार शिक्षा ये भी दूरस्थ शिक्षा का ही नाम है। लेकिन जो सह शिक्षा है ये आपका दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, क्योंकि सह शिक्षा को हम को एजुकेशन भी कहते हैं। को क्या कहते हैं इसको? हम को एजुकेशन भी इसको कहा जाता है। इस शिक्षा में लड़के और लड़कियां एक ही स्कूल या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। इसे मिश्रित शिक्षा या को एड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। बौद्धकालीन शिक्षा में जो पबजा संस्कार होता था वह कितने वर्ष के बालक का होता था? तो ये होता था 8 वर्ष की अवस्था में। 8 वर्ष की अवस्था में बौद्ध काल में पबजा संस्कार बालक का होता था 8 वर्ष में। अगला प्रश्न वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1937 में। ठीक है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? 1937 में, 1937 में हुआ था। प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? प्रकृतिवाद की जो प्रमुख शिक्षण विधि है, एक तो इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया है, प्लेवे मेथड पर फोकस किया है, अनुभव द्वारा सीखने पर फोकस किया, इसलिए ऑप्शन जो यहाँ पे डी रहेगा वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में इन्होंने हस्तकला को महत्व दिया है। अभी हमने हस्तकला के बारे में पीछे आपको पढ़ाया था। कताई बुनाई पर इन्होंने फोकस किया जिससे कि विद्यालय का खर्च निकल सके, प्लस बच्चा इन फ्यूचर जो है वो अपना खुद का कुछ काम कर सके। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? जॉन डेवी है। कौन है? जॉन डेवी है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लुईस क्रिस वर्ग का है। किसका है? लुईस क्रिस वर्ग का यह स्टेटमेंट है। ओके, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया? तो ये किया गया था अनुच्छेद 45 के द्वारा। अनुच्छेद 45 के द्वारा जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भाई? तो जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जनसंख्या शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 16 अप्रैल 1976 को की गई। 16 अप्रैल 1976 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है। डियर फ्रेंड, आप सभी को पता होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका
परिवार की होती है। परिवार में जिस तरीके के आचार व्यवहार मूल्य आदर्श संस्कृति होगी, सभ्यता होगी, वही चीज़ें बालक सीखेगा, इसलिए परिवार का इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक, इसमें आपका क्या हो जाएगा, जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, ये सभी जो है राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला प्रश्न कहता है बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। देखिए, अत्यधिक गरीबी की वजह से बालक बाल श्रमिक बनता है, अशिक्षा की वजह से उसको काम करना पड़ता है, जनसंख्या वृद्धि बहुत हो रही है, इस वजह से भी बाल श्रमिक बनने का ये भी मुख्य कारण है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन जो है, ये बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमने 2016 तक जो एमसीक्यूज है वो कवर कर लिए। अब 2015 के एमसीक्यूज देखिएगा। चलिए 2015 को अब हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। चलिए, बाकी आपको लास्ट में बताना है क्लास कैसी रही, ठीक है। और ये हमारा नया चैनल है, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न कहता है बौद्धिककालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था। देखिए, उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था। उपसंपदा संस्कार जो है यहाँ 20 वर्ष में होता था। बौद्धिकालीन, बौद्ध नहीं है, बौद्धिकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार होता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पब्जा संस्कार पूछे तो 8 वर्ष, पब्जा पूछे तो 8 वर्ष और उपसंपदा पूछे तो 20 वर्ष। इतनी बात क्लियर। अगला प्रश्न आपसे कहता है शिक्षा वह है जिसे जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है। यह विचार रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। किसका विचार है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का विचार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, ये तो बात ठीक है, ये दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है, ये भी ठीक है, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा में संचार माध्यमों का प्रयोग होता है। इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, ये भी दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसमें समय और स्थान का बड़ा महत्व होता है, नहीं, ये दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा में समय और स्थान का कोई महत्व नहीं होता, जब समय मिले तब पढ़ लो, ठीक है। ये ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। गांधी जी बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल देते थे। तो ये जो है वो 4 शिक्षण पद्धतियों पर बल देते थे। पहली जो है शिल्प अधिगम पर, पहला इन्होंने किस पर फोकस किया, शिल्प अधिगम पर फोकस किया। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, शिल्प अधिगम, ठीक है। दूसरा स्वयं करके सीखना, स्वयं करके सीखने पर बल दिया, स्वयं करके सीखने पर बल दिया। तीसरी जो शिक्षण पद्धति खेल विधि और प्रयोग विधि पर बल दिया, खेल और प्रयोग विधि पर इन्होंने बल दिया। चौथी जो थी वो सीखने की एक समवाय विधि, एक जो है सीखने की कौन सी विधि, एक समवाय विधि पर भी इन्होंने फोकस किया। तो ये 4 विधि इन्होंने दी थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चारों याद होंगी तो आपसे पूछ लेगा, 3 दे देगा, एक गलत दे देगा, पूछ लेगा कि गांधी जी के द्वारा कौन सी शिक्षण पद्धति नहीं दी गई है। चारों याद होंगी तो जो गलत होगा वो आप तुरंत टिक मार देंगे। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है। भाषा शिक्षा नामक पुस्तक लिखने वाले कौन हैं, गिज्जू भाई बधेका हैं। कौन है, गिज्जू भाई बधेका हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास और चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया है। तो वो है गिज्जू भाई बधेका, जिन्होंने इस प्रोसेस पर बल दिया है। गिज्जू भाई बधेका हैं। पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को माली, फ्रोबेल ने माना है। किसने माना है, फ्रोबेल ने। आप देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अभी हमने इस पर फोकस किया था। एक तो कर्मेंद्रियों की शिक्षा हो गई, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरी ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, तीसरी पढ़ने लिखने और गणित की शिक्षा पर यहाँ पे बल दिया गया है। इसलिए 3 ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था। प्रदेश, नॉट देश, किस
प्रदेश में हुआ था तो वह प्रदेश था हमारा महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो वह धारा 45 है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? चेन्नई में आयोजित किया गया। कहाँ? चेन्नई में आयोजित किया गया था। मनुष्यों के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो है परिवार की होती है। जिस तरीके का परिवार का आचार व्यवहार सभ्यता संस्कृति होगी वही चीज़ें बालक भी सीखेगा, इसलिए परिवार यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए, छात्रों में सद्भावना का विकास जब स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल किया जाएगा, स्वयं टीचर द्वारा इस बात पर अमल किया जाएगा, खुद टीचर इस प्रकार की भावना अपने अंदर रखेगा, तब बालक उस चीज़ को अपनाएगा। लास्ट प्रश्न है, अध्यापक द्वारा छात्रों में लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है। लैंगिक असमानता को दूर तब किया जा सकता है जब यहाँ पे समानता रखने का उदाहरण स्वयं प्रस्तुत किया जाए। समानता रखने का उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करेंगे आप, जिसमें आप खुद दूसरों से समानता रखते हैं, तभी असमानता को दूर किया जा सकता है। अब इसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन पेपर रहेगा 2014 का, इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, इसमें मोस्टली क्वेश्चंस वही होंगे जो अब तक हमने पढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि के जनक आप सब जानते हैं कौन है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, अभी पीछे क्वेश्चन था ये वाला। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? मूल्य हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, कुल मिलाकर सब कुछ करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को माली, फ्रोबेल ने कहा है। और ये जो पीडीएफ रहेगी वो हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, नहीं तो हम आंसर भी दे देंगे नीचे इसमें। मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है? परिवार को माना जाता है। किसको? परिवार को माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ। सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? प्रकृतिवाद की जो प्रमुख शिक्षण विधि है वह करके सीखने पर बल दिया गया है, खेल द्वारा सीखने पर बल दिया गया है, अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है जॉन डीवी। जॉन डीवी। अगला प्रश्न, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। देखिए, बाल श्रमिक जो बनते हैं वो प्रतिस्पर्धा नहीं है, अभी हमने क्वेश्चन पीछे डिटेल में समझा था। अगला प्रश्न, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान उद्देश्य निर्धारण में है। किस में है? उद्देश्य निर्धारण में। शायद 3 बार क्वेश्चन हो गया ये, 3 बार हुआ नहीं, मतलब पूछा गया है 3 बार, रिपीटेड है, इसलिए हमने इसको छोड़ा भी नहीं है। चाहते तो छोड़ देते, लेकिन नहीं, आपको पता तो लगे कि यहाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। निस्यंदन सिद्धांत मैकाले ने दिया है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जनसंचार का यांत्रिक साधन टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर सभी हैं, ओके। आज का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वह 1986 में लागू हुआ। 1986 में लागू हुआ। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास करना। आज का लास्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, और आपसे जरूर कहेंगे कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है, और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। इसी तरीके से सारे हम क्वेश्चंस करा देंगे। दिवा स्वप्न के लेखक कौन है? दिवा स्वप्न के लेखक गिज्जू भाई बधेका है, ठीक है। कैसी रही क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।